कैसे हो सर जी? बढ़िया है बशीर। हुआ है सुबह सुबह बाजार से? हाँ, वो चॉकलेट लाए हैं पोते पोतियों के लिए। कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? बनारस जा रहे हैं बेटे के पास। 3 दिन में लौट आएंगे। अच्छा है। खुदा हाफिज सर जी। खुदा हाफिज बशीर मियाँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, बनारस जा रहे हैं। अच्छा, अपने बेटे के पास? हाँ, बेटे के पास। फिर तो लंबे वक्त के लिए जा रहे होंगे? नहीं नहीं, 3 दिन में आ जाएंगे। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सुबह जब बशीर ने हमसे पूछा, हमने उसे बताया था कि हम 3 दिनों के लिए बनारस जा रहे हैं। और फिर बशीर की बीवी सायरा ने हमसे वही सवाल किया और हमने वही जवाब दिया। लेकिन हमें कुछ खटका। बनारस से लौटने तक हमें ये खटकता ख्याल सताने वाला था। फरमाइए। कान खुले हैं हमारे। या आज या कल या परसों, 3 दिन हैं। दिन और वक्त हम तय करेंगे। काम क्या बताओ? काम इन्हीं 3 दिनों में हो सकता है। काम बताइए। काम दरअसल ये है, बनारस से 3 दिन बाद लौटते समय हमारी चिंता और बढ़ गई थी कि कुछ हुआ ना हो, कोई अनर्थ।
have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. नहीं तो ना तो मैंने बशीर को कहीं जाते हुए देखा और ना ही उसकी जोरू सायरा को। क्यों, क्या बात हो गई दिनेश जी? जब से हम बनारस से आए हैं देख रहे हैं बशीर के घर पे ताला लगा है। तो मुनीर से काहे नहीं पूछ लेते, शायद उसको कुछ पता होगा। नहीं सर जी, हमने बशीर और सायरा को नहीं देखा, और वैसे भी कहीं जाते तो हमें काहे बताते। हाँ वो बात भी है, बस ऐसे ही पूछ रहे थे, हम भी नहीं थे ना यहाँ। घर पे ताला लगा है लेकिन बशीर की मोटरसाइकिल वहीं खड़ी है। हाँ तो 3-4 दिन हो गए हैं। बशीर मियाँ की दुकान पर भी ताला लगा है, इस तरफ तो आए नहीं। अच्छा, जी सलाम सर जी। मुश्ताक, तेरे अब्बू और अम्मी कहाँ गए हैं? सर जी वो सायरा, वो हमारी अम्मी नहीं है, हमारी अम्मी की सौतन है, और अब्बू हमें बता के तो कुछ काम करते हैं नहीं, और ना हमें दिलचस्पी है जानने में कि वो क्या करते हैं। मुश्ताक ऐसा है, वो दरवाजे पर ताला लगा है और वो तेरे अब्बू की मोटरसाइकिल बाहर खड़ी है। घर के अंदर से कुछ वो बदबू सी आ रही है। सर अब फिरोजाबाद की बदबू यहाँ आगरे में सूंघ कर कैसे बता दूँ? मुश्ताक, हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। अब आप ही देख लो सर जी क्या करना है। अब्बू ने उस सायरा को मारा है या सायरा ने अब्बू को मार दिया? ये बशीर का अपना घर है? नहीं, किराए पे रहते हैं। मकान मालिक उस्मान कादरी है, हमने फ़ोन कर दिया उसे। अब ये मेरा लगाया हुआ ताला नहीं है, इसे बशीर ने लगाया होगा। अब इसकी चाबी नहीं है मेरे पास। हे भगवान, हम कल से देख रहे थे, घर बंद था, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा था। यही बशीर है? जी हाँ, ये बशीर है और ये उसकी बीवी सायरा है। घर में कोई उथल पुथल नहीं है, अलमारी खुली है लेकिन अंदर किसी भी चीज़ को छुपा नहीं गया है। सर ये 2 फ़ोन मिले हैं लेकिन दोनों से स्विच ऑफ है। पता करो ये दोनों फ़ोन इन्हीं के हैं या किसी और के। सर, ये जो सायरा है इसके बदन पर गहनों के निशान तो हैं, लेकिन गहने नहीं हैं। साहब, मैंने बशीर के बेटे मुश्ताक को इतला कर दिया है, वो आगरे से निकल पड़ा है। करता क्या था ये बशीर? साहब एजेंट था, मकान जमीन इन सब का। सायरा? जहां तक मुझे पता है ये कहीं बाहर काम नहीं करती थी, घर संभालती थी। हमने बशीर और सायरा दोनों को बताया था कि हम 3 दिनों के लिए बनारस जा रहे हैं। बस उसके बाद एक डर सा था कि हमारे पीछे कुछ हो ना जाए। डर? किस बात का डर था आपको? आपको पता था कि उन दोनों के साथ कुछ होने वाला है? नहीं, हमने ऐसा नहीं सोचा था। तो फिर? आज 9 अगस्त है, 48 घंटे से ऊपर, मतलब परसों 7 अगस्त, राइट? औरत का गला घोटा गया है और आदमी का गला काटा गया है। दोनों मर्डर्स में टाइम डिफरेंस कितना होगा? काफी कम। आपको डर किस बात का था दिनेश जी? इस बात का कि हमारे पीछे हमारे घर को कुछ ना हो जाए। तो आपको इस बात की फिक्र थी कि सायरा और बशीर आपके घर के साथ कुछ करेंगे? अब हम आपको कैसे बताएं, बड़ा अजीब से जोड़ा था। दिनेश जी विस्तार में और साफ साफ बताइए। सर दोनों ही फ़ोन का पता लग गया है, एक बशीर अहमद का है, दूसरा सायरा अहमद का। लेकिन सर दोनों ही फ़ोन के पूरे कॉल डिटेल्स को डिलीट कर दिया गया है। नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर से कहो कि तुरंत कॉल डिटेल्स निकलवा के दें। जी सर।
हाँ, तो आप कह रहे थे कि अजीब जोड़ा था। जी। कैसे? हम आर्मी से रिटायर हैं। हम अपने कंपाउंड में बैठ के उसे देखते थे। पहले बशीर काम के लिए निकलता था और फिर उसके बाद सायरा। तो इसमें अजीब क्या था? पति घर से निकला नहीं और पत्नी तुरंत। क्या मतलब? क्या बताएं आपको, आप मोहल्ले में किसी से भी पूछ लीजिए, सायरा का चाल चलन ठीक नहीं था। दिनेश जी, उस बात का आपके डर से क्या ताल्लुक है वो बताइए। हमें डर था कि हमारे घर को कुछ ना हो जाए। हमसे ज्यादा तो दिनेश जी बता पाएंगे क्योंकि वो उनके पड़ोसी हैं। जो 3 घर पर थे नहीं, 5, 6 और 7, 8 को लौटे हैं वो। और ये डबल मर्डर केस हुआ है 7 अगस्त को। हमको तो कोनो मतलब है नहीं, लेकिन सब बातें करते हैं, सब जानते हैं। क्या बातें करते हैं? क्या जानते हैं? यही कि जो बशीर की जोरू थी ना, सायरा, वो उनसे तकरीबन 19 साल छोटी थी और उसका चाल चलन भी ठीक नहीं था। ये बशीर का बेटा मुश्ताक और ये इसकी बीवी तबस्सुम। सायरा का गला घोटा गया और तुम्हारे अब्बू का गला काटा गया। हम अपने अब्बू की लाश ले जाएंगे, लेकिन उस औरत से हमारा कोई वास्ता नहीं। सायरा के परिवार में से किसी को जानते हो तुम? 2 साल पहले अब्बू से लेकर घर आ धमके, एकदम अचानक से। तबस्सुम, बेटा ये शायरा है, मैंने इससे निकाह कर लिया। तो क्या आप इसे अम्मी कहकर पुकारें? तुम्हारे अब्बू की बेगम तुम्हारी अम्मी हुई ना मुश्ताक। 2 साल पहले मैंने उसे अपना नहीं माना और अभी नहीं मानता। बहुत गुस्सा है तुम्हारे अंदर। गुस्सा तो मुझे तब आया था जब मैं 12 साल का था और मेरे अब्बू अचानक आदम की देख दी उस आबिदा के साथ। मैरूनिसा, मुश्ताक, ये आबिदा है, मेरी नई बेगम। निकाह के पहले अम्मी से पूछा था अब्बू? पूछना क्या था, बताना था, बता दिया। और ये आपकी आबिदा यहाँ पर रहेगी? जुबान संभाल के बात कर मुश्ताक, अब ये तुम्हारी अम्मी है। मेरी एक ही अम्मी है और वही हमेशा रहेगी। गुस्सा तो हमें तब आया जब हमारी अम्मी बेहाल होकर गुजर गई 6 साल पहले। तो इस बात का बदला लिया तूने? बदला? सब इतने सालों में हमारे अब्बू की हालत हंसने जैसी हो गई थी, अब क्या बदला लेते उससे? पर कत्ल तो हुआ है, तेरे अब्बू का भी और उनकी बेगम का भी। हमारी अपनी जिंदगी है, हमारे अब्बू की जिंदगी से हमारा कोई लेना देना नहीं था और ना ही हमारे अब्बू का हमारी जिंदगी से। 1 साल पहले तक हम लोग साथ रहा करते थे, लेकिन 1 साल पहले हमने उन्हें अलग होने को कह दिया। क्यों? उस औरत ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, आप कल आ जाइए, मैं आपको ज़मीन दिखा देता हूँ, उसके बाद बैठ के बात कर लेंगे आराम से। हाँ हाँ शमीम भाई, खुदा हाफिज। अब किस बात के लिए छाती पीटने आया है? छाती तो आपको पीटनी चाहिए अब्बू, शर्म के मारे। क्या बकवास कर रहा है? ये कैसी औरत को घर लेकर के आया? वो आपका घर बसाने के बजाय दूसरों के घरों में मुंह मार रही। जुबान को लगाम दे मुश्ताक। मेरी जबान को छोड़ो अब्बू, ये दुनिया ना अंधी है ना बहरी और गूंगी तो बिल्कुल नहीं है। सब जगह थू थू हो रही है कि तेरे अब्बू की बीवी न जाने कितने लोगों की बिस्तर गर्म करती है। अच्छा, तो तूने मुझे किसी मर्द के साथ देखा? तू क्या कर रही थी वहाँ? तू किसके साथ थी वहाँ? ए सायरा, हर औरत तुम्हारे जैसे नहीं होती है। बीच में ना पड़, कह देती हूँ मैं तुझे। सायरा, तू थी खालिद के साथ? क्या आप भी? वाह वाह, इस घर में ना पूरी शरीफों की टोली है, टोली। तो शरीफों के सरदार, आप भी कान खोल के सुन लीजिए। आपका ये जो नवाबजादा है ना, एक नंबरी ठड़की है, ठड़की। गंदी नजर रखता है मुझ पे ये। वाह, अब हम पे इल्जाम लगा रही है। क्यों झूठ बोल रही हूँ मैं? उस दिन जब मैं नहा कर निकली थी, किसने हाथ पकड़ा था मेरा? किसने बदतमीजी की थी मेरे साथ? बोलो। ये झूठ बोल रही है तबस्सुम। मैं झूठ बोल रही हूँ? झूठ तुम बोल रहे हो मुश्ताक। उस दिन मेरे पास आया और मुझसे बोलने लगा कि तबस्सुम और अब्बू बाहर गए हैं, यही सही मौका है। फिर इसने मेरा दुपट्टा खींचा, जैसे तैसे मैंने अपनी इज्जत बचाई और वहां से भाग निकली मैं। वरना न जाने
आपका ये शरीफजादा क्या क्या करता मेरे साथ। और मुश्ताक, तू आता है मेरे पास इसका इल्जाम लेके? ये औरत कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी कर सकती है। आज हम फैसला कर देते हैं अब्बू, निकल जाइए आप दोनों यहाँ से। ये घर मेरा है मुश्ताक। लेकिन चलाते हम हैं। हमारे गैराज की कमाई से रोटी और बोटी दोनों आती है यहाँ। हमें भी अब इस औरत की शक्ल नहीं देखनी। अगर ये यहाँ पर रहेगी तो मुश्ताक पर तो डोरे डालेगी ही, पूरे घर को कोठा बना के छोड़ देगी। अब दोनों के दोनों अभी निकल जाइए घर से। और याद रखिए, हम वो 12 साल के डरे हुए बच्चे नहीं हैं। नहीं निकले आप तो पहले आप लोगों का सामान बाहर फेंकेंगे और फिर आप दोनों को भी। उसी दिन निकल गए थे दोनों। आगरा छोड़ा और यहाँ फिरोजाबाद में आकर बस गए। अब वो रियल एस्टेट लाइन में थे, इसलिए उन्हें यहाँ सेटल होने में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन हमने उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। हमें ये सरदर्द और नहीं पालना था। और साहब, आप हम पे शक कर रहे हो। हम तो कहते हैं वो खड़ूस फौजी दिनेश है ना, आप उससे पूछो। और उन दोनों की हरकतों से तंग आकर उसी ने तो ये कांड नहीं कर दिया। बशीर अहमद को दफनाया गया, सायरा को भी। क्राइम सीन से पुलिस को ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला जो इस डबल मर्डर पर रोशनी डाल सकता। बशीर के मोहल्ले और सारे फिरोजाबाद शहर में खबरी फैला दिए गए और आगरा में भी इन्फॉर्मर्स एक्टिवेट किए गए, जहां बशीर का बेटा मुश्ताक और उसकी पत्नी तबस्सुम रहते थे और बशीर भी 1 साल पहले तक वहीं रहता था। इस डबल मर्डर केस के कई पहलू पुलिस के सामने आने वाले थे, सुराग भी मिलने वाले थे, लेकिन इस कत्ल का असली प्लान, असली मकसद और असली गुनहगार अभी अंधेरे में थे। लेकिन इनके रोशनी में आते ही सबके होश उड़ जाने वाले थे, क्योंकि इस साजिश की तदबीर में खोट थी। ये षड्यंत्र फेल हो गया था। तो ये सायरा थी, बशीर अहमद की बेगम, बड़ी रंगीन मिजाज की थी। इसके कई सारे चक्कर थे जनाब। इसके चक्कर रायते की तरफ फैल गए थे जनाब। जनाब, बशीर सुबह स्टेट वाले काम से बाहर निकल जाते थे, पीछे सायरा शुरू हो जाती थी। कभी किसी के घर में, सब कभी कभी तो खुद के ही घर में। मुझे टिप चाहिए। ये मर्डर क्यों हुए, दोनों को एक साथ कौन मारेगा और क्यों? जनाब, मैं तो लगा हूँ, लेकिन किसी को कुछ ना कुछ खटका है जनाब। अब ये खटास पुरानी है नहीं है ये पकड़ में नहीं आ रहा है। पर एक बात है। बोलना। ये बशीर का जो लौंडा है मुश्ताक, आगरा में काम करता है, उसको खंगालो। उसकी खटास तो सालों पुरानी है जनाब। साहब, 2 हफ्ते पहले बशीर अहमद अपने बेटे मुश्ताक से मिलने यहाँ आगरा आया था। बाप बेटे के बीच 36 का आंकड़ा था साहब, लेकिन उनका रिश्ता भी तो था ना। तो कुछ बात करनी है। आना कहीं बाहर चलते हैं। बैठ। ये जो बशीर है ना, उसने मुश्ताक से पैसे लिए थे। कुछ कम रकम नहीं थे, पूरे 25,000 रुपये थे साहब। सर, सायरा और बशीर के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं। अपने मतलब का कुछ है? यस सर। बशीर अहमद के ज़्यादातर कॉल्स उसके काम के रिलेटेड थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक नंबर पे बार बार बात हो रही थी। पता करने पे पता चला है कि वो नंबर किसी नदीम खान का है। क्या बैकग्राउंड है इस नदीम खान का? मैंने कॉल किया था तो बोल रहा था रिश्तेदार है। जी मैडम, मेरा चचेरा भाई था बशीर अहमद। बात क्या है? बार बार बात होती थी बशीर से। होती थी, मैं भी फिरोजाबाद में रहता हूँ। बात क्या है मैडम? अपने चचेरे भाई से बात करना कोई गुनाह है क्या? कोई गुनाह नहीं है। वैसे हमसे बात करना भी कोई गुनाह नहीं है। थाने आ जाओ। अभी 1 घंटे में आ जाएगा नदीम। रिकॉर्ड से कुछ और पता चला? यस सर। बशीर अहमद की 2 हफ्ते पहले मुश्ताक से 3 बार बात हुई थी। वैसे सर, इसमें शक करने की कोई वजह नहीं है, पर सर एक फीलिंग आ रही है कि शायद कुछ है। मैंने मुश्ताक को बुलवा लिया है, ऑन द वे है।
और ये एक्स आर्मी मैन दिनेश सिंह 6 साल पहले रिटायर हुआ था सर, अभी अकेला रहता है। बशीर के साथ कोई अनबन? ऐसा कोई वाकया सामने तो नहीं आया है, पर शायद सायरा की हरकतों से परेशान रहा करता था। और ये 3 दिन के लिए बनारस जाता है और तभी उसके पीछे एक कांड होता है। अजीब सा डर था उसे सर कि उसके घर को कुछ होगा, या तो चोरी होगी या फिर कुछ और होगा। अगर ये दोनों मर्डर्स तब हुए होते जब वो अपने घर पर था तो उसने जरूर नोटिस किया होता। या सर ये भी तो हो सकता है कि दिनेश खुद हो इन दोनों मर्डर्स के पीछे। कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? बनारस जा रहे हैं बेटे के पास। फिर तो लंबे वक्त के लिए जा रहे होंगे। नहीं, 3 दिन में लौट आएंगे। एक साजिश रची गई, एक प्लान बनाया गया। इस डबल मर्डर का कोई एक मास्टरमाइंड है और इसे अंजाम किसी और ने दिया। 25,000? हाँ, वही 25,000 जो तुमसे तुम्हारे अब्बू ने उधार लिए थे और तुमने उन्हें दिए थे। ना कहोगे तो बैंक से तुम्हारी पासबुक की कॉपी मंगवाएंगे। जरूरत नहीं साहब, दिए थे हमने अब्बू को 25,000, लेकिन उसका इस सब से क्या ताल्लुक? लेकिन तुम्हारी तो तुम्हारे अब्बू के साथ बनती नहीं है। लेकिन साहब थे तो हम बाप बेटे ही ना, उन्हें पैसे की ज़रूरत थी, हमारे पास थे, हमने दे दिए। और ये कोई पहली बार नहीं जब हमसे पैसा ले रहे थे, इकलौते थे हम उनके। जब जब उन्हें ज़रूरत पड़ी, जितना बन पड़ा, हमने उन्हें पैसे दिए। तो इस बार कौन सी बड़ी ज़रूरत आन पड़ी? उन्होंने कहा उनका रियल एस्टेट का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, घर चलाने के लिए पैसे चाहिए। आगरा में जो घर है जहाँ पे तुम अपनी बीवी के साथ रहते हो, वो तुम्हारे अब्बू के नाम पर है ना? हाँ साहब, उन्हीं के नाम पर। अब वो घर तुम्हारा हो गया। तुम्हारे अब्बू की मौत के बाद सायरा जिंदा होती तो वो घर सायरा के नाम पर जाता, लेकिन सायरा भी मारी गई। तुम्हारे रास्ते के दोनों कांटे हट गए। किसे सुपारी दी थी या खुद काट डाला? आप हम पे वाहियात इल्जाम लगा रहे हैं साहब। साहब हम गरीब हैं, इसका मतलब ये नहीं आप कभी भी उठवाकर कुछ भी कबूल करवा दोगे। साहब हम आपसे आखिरी बार बोल रहे हैं, हमारे अब्बू और उनकी बेगम के कत्ल में कोई हाथ नहीं है। अब हम जाएं? अभी के लिए जा सकते हो। हाँ बोलो। सायरा के आशिकों की लिस्ट में तुम्हारा भी नाम शामिल है राशिद। अमा यार, क्यों मुझे इस मर्डर केस में घसीट रहे हो? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मर्डर वर्डर करूंगा? हाँ, सोया था मैं सायरा के साथ, लेकिन दोनों की मर्जी से हुआ था सब कुछ। इस कांड से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो फिर किसका है? हाँ, सायरा ने कुछ तो इशारा किया होगा, कुछ तो कहा होगा तुमसे मर्डर के बारे में। हाँ। नहीं, अगर वो कुछ कहती थी तो अपने शौहर की हल्की सी बुराई करती थी। अच्छा, मैं चलती हूँ। रुक जाओ ना, थोड़ी देर में फिर मूड बनेगा। तुम्हारी माशुका होने के साथ साथ मैं किसी की बीवी भी हूँ, और मेरे शौहर आजकल कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ करने लगे हैं। कहाँ थे तुम दिन भर? आप ऐसे क्यों पूछ रहे? सायरा, मुझे पता है कि तुम अभी जवान हो और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मुझे ये भी पता है कि मुश्ताक ने जो बात कही थी वो सच है। आप भी मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं? इल्जाम लगाने का वक्त खत्म हो गया सायरा। अब मैं चश्मदीद गवाह हूँ तुम्हारे अयासी का। पिछले 1 हफ्ते से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। वो सारे दरवाजे मुझे पता है जहाँ से तुम निकली हो। वो सारे चेहरे मेरे आंखों के सामने हैं जिनके साथ तुम, अरे और तो और कुछ लोग तो यहाँ भी आने लगे हैं। खुल्लम खुल्ला धंधा शुरू कर दिया है तुमने। आप जैसा समझ। वैसा ही है। अपनी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। एक तेरी पहली बीवी थी मेहरुनिसा, आबिदा को लेके मुझे जिंदगी भर माफ नहीं की, लेकिन अपनी हया के दहलीज को कभी पार नहीं किया। आबिदा को मुझसे नहीं जमी, वो मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन कभी मेरा नाम गंदा नहीं किया उसने। अरे तुम हो। आप चाहते क्या है? अरे बंद करो ये अपनी घिनौनी हरकतें। उम्र की इस दहलीज पे मुझे प्यार मोहब्बत मिले या ना मिले, मैं काम चला लूंगा, लेकिन ये बेइज्जती और जिल्लत की जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। दिन रात नजर रखते हैं मुझ पर, अब रंगे हाथ पकड़े जाने का मुझे कोई शौक तो नहीं। फिर कब मिलोगे? मिलने की हम लाखों तदबीर कर सकते हैं, पर होगा तो वही जो तकदीर को मंजूर होगा।
उसे डर था कि बशीर उसके साथ कुछ गलत कर देगा। उसके पड़ोस के फौजी को जानते हो? उस खड़ूस को कौन नहीं जानता है। खुद के लोग तो साथ रखते नहीं साले के, और सबके मामलों में नाक टांग सब बढ़ाता रहता है। बशीर भाई तो अब दुनिया में है नहीं। जब प्राइवेट में बात हुई है वो बोल रहे हैं। सब कुछ बता देना थी। बात दरअसल ये है कि बशीर भाई सायरा को लेकर बेहद परेशान थे। इन दोनों से कौन इतना परेशान था नदीम, कि जिसने इन दोनों को मार दिया या मरवा दिया? बशीर भाई के बारे में बोल सकते हैं, सायरा को तो हम ठीक से जानते तक नहीं। तुमने 7 अगस्त के दिन बशीर को फोन किया था, मर्डर के दिन। हाँ याद आया। वो दरअसल बशीर भाई का धंधा बहुत मंदा चल रहा था ना, तो हमने लोगों को बोल रखा था कि किसी को कुछ खरीदना वरीदना हो तो बोलो। उसी सिलसिले में फोन किए थे। एक पार्टी आई थी इसलिए। और उसी दिन बशीर और सायरा दोनों मारे जाते। अब साहब हमको सपना तो नहीं आया था ना कि वो दोनों मारे जाने वाले थे। तेरे और बशीर के बीच काफी बातें होती थी नदीम, तुझे कोई भनक तक नहीं थी इस बात की कि ऐसा होगा कभी? बिल्कुल नहीं थी। वो फोन पर बात करते थे और अपने अपने काम में लग जाते थे। अब उनकी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है ये मैं कैसे बता सकता हूँ। सर, ये रिटायर्ड आर्मी मैन दिनेश सिंह 5 से 7 अगस्त तक बनारस में ही था। 8 अगस्त को यहाँ पहुंचा। सर, अगर हम इस आर्मी मैन को गुनहगार मान के चलते हैं तो इसने बनारस से ये दोनों कत्ल कैसे किए? मतलब उसने किराए के हत्यारे बुलाए होंगे। पर सर, उसके कॉल रिकॉर्ड से ऐसा कुछ भी नहीं मिला। बहुत ही बारीकी के साथ प्लानिंग की गई है। इतनी बारीकी के साथ कि एक भी सुराग, एक भी सबूत मिलना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। खुदा हाफिज। इस डबल मर्डर केस को सॉल्व करना आसान नहीं था। ना तो मास्टरमाइंड के बारे में कोई इशारा मिल रहा था और ना ही इस कत्ल के मकसद के बारे में कोई सुराग। पर पुलिस को इस षड्यंत्र के बारे में तब पता चला जब इस मर्डर को प्लान करने वाले और उसे अंजाम देने वाले के बीच अनबन हुई। बोल अली, कुछ काम की खबर? जनाब, मेरे पास एक छोटा सा कीड़ा है, आप अपने कांटे में फंसाइए और देखिए कौन सी मछली हाथ लगती है। क्या कीड़ा है तेरे पास? जनाब, मैंने 1 घंटे पहले साजिद को देखा। एक ऑमलेट फ्राई और कर दे चाचा। जनाब, ये साजिद हिस्ट्री सीटर है। 3 हाफ मर्डर है इसके नाम और अभी जमानत पे बाहर घूम रहा है। और ये साजिद जा कहाँ रहा था? साहब, जैसे ही मैंने इसका पीछा किया तो वो एक मोहल्ले में घुस गया था। जनाब, वो वहां पर चुपचाप खड़ा रहा, जैसे कोई जानवर घात लगा कर नहीं बैठता है वैसे ही। फिर क्या हुआ? मैंने सोचा इससे पहले ये कोई कांड करे मैं आपको फोन घुमा देता हूँ, लेकिन जनाब उतने में वहां पे कोई आ गया। कौन आया वहां? नदीम खान जनाब। नदीम खान? बशीर अहमद का चचेरा भाई? हाँ वही जनाब। उनके बीच कुछ पैसों को लेकर लड़ाई हो रही थी। बेकार की बात ना करो नदीम, हमें अभी रोकना चाहिए। जितना था पहले दे चुका, अब हमारे पास कुछ है नहीं। अरे हमने बब्बन को भी साथ में लिया था। फोकट में कोई कुछ काम करता है क्या? बोल दिया हमारे पास कुछ है नहीं, और अब यहाँ दिखाई नहीं देना। सुन, मैं बेकार में पूरे फंसेंगे सबके सब। ये तो हमारे साथ सरासर नाइंसाफी है। अरे तुम खुद जिम्मेदार हो सबके लिए, और अब निकल लो मोहल्ले से। दोबारा मोहल्ले में दिखाई नहीं देना, और कभी फोन भी मत करना। जनाब, जरूर कोई 2 नंबरी काम में गड़बड़ हुई। ये जो बब्बन की बात चल रही थी जनाब, ये भी हिस्ट्री शीटर है। 2 मर्डर केस चल रहे हैं इसमें। कौन से काम को लेकर अनबन हो रही थी? नाम नहीं लिया? नहीं जनाब, नाम नहीं लिए, लेकिन नदीम का नाम काफी है ना जनाब। नदीम बशीर का चचेरा भाई,
बशीर और सायरा का कत्ल, और ये साजिद और बबन सुपारी उठाने वाले। कितना है बेटा? 25,000 है। लेकिन मुझे तो 50 की ज़रूरत थी। नहीं अब्बू, अब्बू आप कहीं और काम क्यों नहीं ढूंढते? फिरोजाबाद से निकलिए। हाँ, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। मुश्ताक, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी आगरे में गुजारी है। काफ़ी लोग मुझे यहाँ जानते भी हैं। मैं सोच रहा था कि मुझे यहाँ कोई ना कोई ढंग का काम ज़रूर मिल जाएगा। इसलिए बेटा मैं ये कहना चाह रहा था कि थोड़े दिन के लिए सही, लेकिन मुझे अपने घर आने दे। आप अकेले आ सकते हैं, लेकिन वो औरत उस घर में नहीं लौट सकती। वैसे तो सही था मुश्ताक, सायरा मेरे हाथ से निकल गई, मैं उसे संभाल नहीं पाया। नहीं अब्बू, आप अपनी फितरत को संभाल नहीं पाए। अम्मी थी, हम थे, लेकिन आपको अपने परिवार की अहमियत कभी हुई ही नहीं। नदीम, साजिद, बब्बन, तुम तीनों फैसला कर लो कि हम लोग डंडे चलाएं या फिर तुम लोग अपनी जबान चलाओगे। नदीम, तूने किस काम के लिए साजिद को पैसे दिए? और साजिद, तूने किस काम के लिए बब्बन का साथ लिया? सोच लो। तुम तीनों में से जो सबसे पहले बताएगा वही एक पीस में जेल जाएगा। ये बशीर भाई, कैसे याद किया? क्या तकलीफ? सायरा बड़ी देर से आंखें खुल रही है मियां। देर से पर दुरुस्त। पिछले 2 साल में मोहल्ले के हर मर्द के बिस्तर में खेल चुकी है। आपके बिस्तर में भी कईयों के साथ खेल रही है। पूरे मोहल्ले में एक मजाक बन के रह गया हूं मैं। तो बताओ, हमको काहे बुलाया है? घर के सारे बिस्तर गायब करवाने? नहीं, सिर्फ सायरा को उठवाना है, मरवाना है। अब ये काम हम नहीं कर सकते। हाँ, पर आपकी मदद जरूर कर सकते हैं। तो करो मेरी मदद। रोकड़ा लगेगा। कितना? यही कोई 50,000 कहीं नहीं कहीं समझ लो। एक भरोसे का बंदा है जो सुपारी लेता है। ठीक है। $50 तो नहीं लग रहे। 25 है। अभी इतना ही हो पाया है, कामकाज बहुत गड़बड़ चल रहा है। सोच लो बशीर भाई, आधे पैसों में आधा ही काम करेगा मेरा बंदा। उससे बोलो इसे पेशगी समझ ले, बाकी का पैसा काम होने के बाद दे दूंगा। ठीक है, कब करना है? बताता हूँ। कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? बनारस जा रहे हैं बेटे के पास, 3 दिन में लौट आएंगे। हाँ बोलो बशीर भाई। आज से अगले 3 दिन, बस इतना ही टाइम है अपने पास। ठीक है बशीर भाई, मैं अपने बंदों से बात करता हूँ। ठीक है, हाथ में बस यही 3 दिन है, जो करना है अब भी करना है। या आज या कल या परसों, 3 दिन है। दिन और वक्त मैं तय करूंगा। काम क्या बोलो? काम इन्हीं 3 दिनों में हो सकता है। काम बताइए। काम दरअसल ये है कि एक लड़की है, उसका काम तमाम करना है। रोकड़ा 15,000 है एडवांस। हमारी पूरी पेमेंट एडवांस की बात हुई थी। 40,000 में सौदा तय हुआ था नदी।
बाकी के पैसे बशीर दे देगा काम होने के बाद। लेकिन हम बब्बन को भी साथ में लेंगे, उसको भी एडवांस देना पड़ेगा 10,000। उससे कम में मानेगा नहीं, फिर मेरे हाथ क्या बचेगा? 5,000। काम फटाफट कर दो आजकल में, और लगे हाथों बशीर से बाकी के 25,000 भी ले लो। आनंद, कहाँ है तेरे बंदे? आपके घर के बाहर टेम्पो खड़ा है, 2 बंदे हैं उसमें। अच्छा अंदर। खत्म कर दो इसे। अब लाश को ठिकाने लगा दो, किसी ऐसे जगह दफनाओ जहां कोई आता जाता ना हो। सब कुछ हो जाएगा, लेकिन पहले बाकी के 25,000। पहले लाश को ठिकाने लगाओ, पैसे मिल जाएंगे। पहले पैसे चाहिए। अरे यार बोल रहा हूं ना, कल या अधिक से अधिक परसों तक 25,000 तुम्हारे हाथ में होंगे। बात सुन, खैरात में ना मैं अपने बाप के लिए सुपारी ना उठाऊं। और नदीम ने कहा था काम पूरा होते ही पूरा पैसा मिलेगा, वो भी कैश। अरे यार पैसे नहीं है तो क्या करूं मैं? 1 मिनट, ये लो, जो है सब लूट लो। ये कहने मैंने जो चाहो ले लो, लेकिन लाश को ठिकाने लगा दो। तुझे हम क्या दिखते हैं बे? 2 टके के किराएदार जिनसे तू मोल भाव करेगा? अबे हम हत्यारे हैं, अभी अभी तेरी बीवी को ताजा ताजा खत्म किए हैं, हमसे होशियारी करेगा? पैसे नहीं है तो मैं क्या करूं? तो भी ठीक है, लाश यहीं रहेगी, हम ठिकाने नहीं लगाएंगे। चल बब्बर। भाई लोग, अगर लाश को ठिकाने नहीं लगाए ना तो मैं पुलिस को बताऊंगा कि तुम दोनों चोरी करने के लिए मेरे घर में घुसे थे, मेरे बीवी के सारे गहने जेवर लूट लिए और इसका कत्ल भी कर दिए। अरे मैं बोल रहा हूं ना कि 2-1 दिन में पैसे दे दूंगा। बशीर सायरा को मरवाना चाहता था और खुद भी मारा गया सायरा के साथ। तुम दोनों ने पैसों के लिए सुपारी उठाई, पूरे पैसे भी नहीं मिले और उल्टा डबल मर्डर का चार्ज लग गया। और तीसरा आरोपी तू है नदीम। मतलब तुम तीनों की जिंदगियां तबाह हो गई और 2 लोगों की जान गई। अब जरा सोचो कि किसको क्या मिला। क्या बात है, आज जल्दी घर आ गए? फिरोजाबाद गए थे, अब्बू के कातिल पकड़े गए। किसने करवाया? खुद अब्बू ने। क्या? अब्बू ने सायरा को मारने की सुपारी दी थी, बाकी के पैसे नहीं दे पाए तो हत्यारे ने अब्बू को मार दिया। अब्बू ने जो उन पर 25,000 रुपये खर्चे थे वो हम ही से लिए थे। क्या? तो 50,000 मांग रहे थे पर हमारे पास थे नहीं, तो हमने 25,000 रुपये दे दिए। अब्बू ने कहा था घर खर्च के लिए पैसा चाहिए। अब आप कोई फिक्र ना करो, ये किराएदार बड़े ही शरीफ हैं, हमने आगे पीछे का सब पता कर लिया। अच्छी बात है, लेकिन सच कहें आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब देखिए ना, हम सिर्फ 3 दिनों के लिए बनारस गए थे और हमें डर था कि हमारे घर में कोई चोरी होगी, डकैती होगी, कुछ होगा। लेकिन निकला क्या, हमारे पड़ोस में किसी और चीज की तदबीर की जा रही थी। अब दिमाग में और घरों की 4 दीवारी में क्या पकता है ये भला कौन बता सकता है।
फैजल। अब्बू। ये तेरे लिए दोस्तों में बांट कर खाना बेटा। जी अब्बू। सुन बेटा, आगरा चलेगा मेरे साथ? अम्मी भी चलेगी? तू जिद करेगा तो उसको चलना ही पड़ेगा। तो करेगा ना जिद? मना लेगा ना अपनी अम्मी को आगरा चलने के लिए? ये मेरी जिद नहीं, गरिमा और मर्जी। और जिद तो आपने की थी, शराब ना छोड़ने की, मुझे तलाक देने की। कोई परवाह नहीं थी आपको अपनी बीवी और बच्चों की। मैं बदल गया हूँ, शराब छोड़ दी है मैंने, नौकरी करता हूँ अब, तुम तीनों को संभाल सकता हूँ। और ये क्या है अमरीन, तुम यहाँ फैजल को मुझसे अलग रखती हो और मैं फरीदाबाद गया महर को देखने। तेरे अब्बू अम्मी ने मुझे एक बार मिलने तक नहीं दिया महर से। क्यों? लावारिसों की तरह छोड़कर चले गए थे आप हम तीनों को। वो तो गनीमत है कि अब्बू और अम्मी मेरा सहारा बने, और ये मेरी अजमत है कि तलाक के बाद भी मैं आपसे नान नफका नहीं मांगती। लौट आओ अमरीन। देखो यूसुफ, जिस जिंदगी को तुमने ठोकर मारी उसमें अचानक से उठकर ऐसे फिर से दाखिल नहीं हो सकते तुम। आखिरी बार कह देती हूँ तुमसे, दूर रहो मुझसे और मेरे बच्चों से। मेरे बच्चों से? फैजल मेरा बच्चा नहीं है। देखो अमरीन, जो हुआ मिट्टी डालो, नए सिरे से शुरू करते हैं। हम नए सिरे से जिंदगी शुरू कर चुके हैं यूसुफ, और अब तुम्हारी जगह हम तीनों की जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं है। जो दर्द तुम दे रही हो ना मुझे अमरीन, कसम है तुम भी झेलोगी, टूट जाओगी तुम। हाँ हाँ, तुम्हारी वजह से कोई कम दर्द नहीं झेले मैंने। दर्द तुम दे रही हो ना मुझे अमरीन, कसम है तुम भी झेलोगी। फैसल, क्या हुआ अम्मी? घर चलो। अभी मेरा खेलने का टाइम है। कहा ना चलो घर चलो। लेकिन क्यों? अब्बू से मिला था क्या? हाँ, उन्होंने चॉकलेट भी दी मुझे। क्यों ली तूने? मैं तुझे चॉकलेट नहीं देती क्या? वो मेरे अब्बू है, आगरा जाने को बोल रहे थे। देखो फैसल, तुम्हारे अब्बू कुछ भी कहे, लेकिन तू उनके साथ नहीं जाएगा, समझ गया ना? मुझे अब्बू अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, आगरा भी नहीं अम्मी। अब मैं जाऊं खेलने? थोड़ी देर। मतलब सबका अपना अपना, हर इंसान सारे कर्म सारे फैसले अपने हित के लिए करता है, अपना मतलब पूरा करता है। पर जब कोई इंसान सामने वाले के हित की परवाह ना करते हुए सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है, हम उसे मतलबी इंसान कहते हैं। आज के इस केस में एक शख्स ने मतलबीपन की एक नई गहराई साबित की, और इसकी जो कीमत चुकाई गई वो बहुत ऊंची थी। खाने के बाद मैं खेलने जा रहा हूँ अम्मी। सब कुछ सोच कर ही घर आता है ना तू? हमारी टीचर कहती है कि हर चीज की प्लानिंग करो। और होमवर्क की प्लानिंग हुई है नहीं?
होमवर्क शाम के 6 से 7 के बीच में होगा, खेलने के बाद, खाने और सीरियल से पहले। लेकिन आज तक तो तुम 7 के पहले कभी घर नहीं आए। आज से आ जाया करूंगा। और अगर नहीं आए तो तुम्हें घसीट के लाने का प्लान बना लूं? अब मैं जा रहा हूँ। बाय अम्मी। फैजल, फैजल। कौन है? आंटी, फैजल कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं है वो? हम तो 2 बजे से खेल रहे हैं। फैजल तो आया ही नहीं, इसलिए मैं बुलाने आया। लेकिन 2 बजे तो वो घर से निकला कंचे लेकर। हमारे पास तो वो आया ही नहीं आंटी। नहीं आंटी, हम सब उसका वेट करते रहे, वो नहीं आया तो हमने खेलना शुरू कर दिया। तो कहीं और गया होगा कंचे खेलने। पता नहीं आंटी, कंचे तो यही खेलता है। हाँ अमरीन बेटा बोलो। हेलो अम्मी, महर है क्या वहाँ पर? महर यहीं घर पर है। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है अम्मी, ये यूसुफ अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हेलो अमरीन, बात तो सुन। नानी जान, अम्मी का फोन था। हाँ बेटा, अम्मी थोड़ी देर बाद दोबारा फोन करेंगी। फातिमा आपा, जरा घर का ध्यान रखना, मैं भी आती हूँ। जी तो मुझे पुलिस कंप्लेंट दर्ज करानी है, चलोगे मेरे साथ? पुलिस? क्या हुआ? सारा मोहल्ला ढूंढा, मुझे वो कहीं नहीं मिला। मुझे पहले बता दिया होता, मैं भी ढूंढ लेता। ये जरूर यूसुफ की कोई चाल होगी, मैं कह रही हूँ। तुम फिक्र मत करो, पुलिस सब संभाल लेगी। कासिम भाई, वो आज ज़रा जल्दी निकलना था मुझे। ठीक है, जाओ, कल देर मत करना, टाइम से आ जाओ। जी, जल्दी आ जाऊंगा। सब पिछले हफ्ते यूसुफ आया था, उसने मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे दर्द देगा। अभी मेरा फोन नहीं उठा रहा है, जरूर उसी ने कुछ किया होगा साहब। यूसुफ का फोन नंबर दीजिए, हम बात करते हैं। 444 33 44। हेलो, यूसुफ इलियासी। हाँ जी, बोल रहा हूँ। मैं नूरगंज पुलिस स्टेशन दिल्ली से सब इंस्पेक्टर नारंग बोल रहा हूँ। क्या बात है साहब? फैजल कहाँ है यूसुफ? मेरा बेटा फैजल? हाँ, वो तो अपनी अम्मी, मेरी बीबी अमरीन के साथ है दिल्ली में। यूसुफ, अमरीन हमारे सामने बैठी है, फैजल पूरे मोहल्ले में कहीं भी नहीं है। कहाँ ले गए फैजल को? तू यूसुफ, कहाँ है मेरा बच्चा? पगला गई हो क्या? तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा था तू? मेरी मर्जी, नहीं उठाना था तेरा फोन। तो मेरा फोन। यूसुफ, अमरीन का फोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? साहब, मैं उसके सामने गिड़गिड़ाया कि वापस लौटा दोनों बच्चों के साथ, माफी मांगी है, शराब छोड़ी है। उसके बाद भी हर बार मेरी तौहीन की है उसने, तो नहीं हुआ मूड उससे बात करने का साहब। फैजल को तुम अपने साथ आगरा ले गए? अरे क्या साहब, मैं यहाँ आगरा से हिला ही नहीं। ये औरत बच्चे को संभाल नहीं पा रही है और मेरे पे इल्जाम डाल रही है। राजेश सर, एक टीम लेकर आगरा जाओ और यूसुफ इलियासी को उठा कर लाओ। जी सर। साहब, यूसुफ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते साहब। अमरीन जी, आप बेफिक्र रहिए। अगर आपका बेटा फैजल इस यूसुफ के पास है तो हम उसे बहुत जल्द आपके पास ले आएंगे। क्या नाम बताया आपने? सर जीतू,
जीतू चंदेल। आप पड़ोसी हैं इनके? जी नहीं, ये हमारे ही मकान में किराए पे रहती है। इन्हें घर पर लेके जाइए और हमारे फ़ोन का इंतज़ार करिए। क्या हुआ जीतू? फैसल का पता चला? नहीं आंटी, वो पुलिस यूसुफ को आगरा से उठाने गई है। मैं तो कहती हूँ मियाँ बीबी बच्चों को हमेशा साथ में ही रहना चाहिए। यूसुफ कितनी बार आकर गया, अमरीन को मान लेनी चाहिए थी उसके बाद। अभी फैसल के सारे दोस्त कह रहे कि वो खेलने आए ही नहीं, लेकिन 2 बजे मेरे सामने फैसल कंचे लेकर बाहर खेलने गया। अभी जरूर यूसुफ ने कुछ किया है। जब यूसुफ तुझे आखिरी बार धमकी देकर गया था, तुझे उसी वक्त पुलिस के पास जाकर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी। अब किसे पता था कि कोई इस हद तक भी गिर सकता है। न जाने कैसी किस्मत लेकर आई है हमारी बच्ची। जब ऐसा लगने लगा कि बड़े दिनों के बाद उसकी गाड़ी पटरी पर आ रही है, तो देखो ये मुसीबत आ गई। पता नहीं यूसुफ ऐसा क्यों कर रहा है। साहब मत मारिए ना साहब, मैं तो पूरा दिन आगरा में था साहब। दिल्ली में ये कैसे करता साहब? मैंने कब कहा कि तूने खुद किया? जिससे करवाया उसका नाम बोल। बोल, फैजल कहाँ है? फैजल मेरे लाख कहने पर मेरे साथ नहीं आता था साहब। किसी अजनबी के साथ कैसे जाएगा साहब? इतना तो मैं भी जानता हूँ। तू उसे उठाने के लिए जरूर किसी गुंडे को भेजा होगा जो बेहोश करके ले गया होगा। बोल बोल, बच्चा कहाँ है? फैजल मेरा अपना बेटा है साहब, मेरा अपना खून है साहब। मैं उसके साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकता हूँ साहब? जो इंसान अपने बीवी बच्चों को छोड़कर भाग सकता है, अपनी जिम्मेदारी से भाग सकता है, कुछ भी कर सकता है। साहब ऐसा नहीं है कि मैं इन तीनों से प्यार नहीं करता था, अमरीन से भी करता था साहब। उसके पहले की पूरी कहानी जानते हुए भी मैंने उसके साथ निकाह किया था साहब। क्या है अमरीन की पहले की कहानी? अमरीन मोहल्ले के हर घर में पूछा, एक बच्चे से बात की, स्कूल के बच्चों से भी बात की, पर किसी ने फैसल को नहीं देखा। पता नहीं जीतू, यूसुफ मेरे फैसल को कहाँ ले गया। किस साल में होगा मेरा बच्चा? हेलो अमरीन, यूसुफ इलियासी आपका दूसरा शौहर था? हाँ, ये मेरी दूसरी शादी थी साहब। लेकिन यूसुफ ने आपको बताया कि फैसल कहाँ है? यूसुफ सारा दिन दुकान पर था आगरा में, शाम तक। उसने जरूर अपने किसी गुंडे दोस्त को भेजा होगा साहब, मैं कह रही हूँ आपसे। आपका पहला शौहर मंसूर कुरैशी गोंडा किस्म का था। मंसूर ने फैसल को अगवा करवाया, लेकिन मंसूर ऐसा क्यों करेगा साहब? मंसूर का नंबर दीजिए। क्या बोले? मंसूर? मंसूर तुम्हारा पहला पति? हाँ साहब, मंसूर कुरैशी बोल रहा हूँ। बताइए क्या बात है? फैजल को क्यों उठाया मंसूर? फैजल? कौन फैजल? अमरीन का बेटा फैजल। सर अमरीन से तलाक हुए 11 साल हो गए। अब उसकी दूसरी शादी से हुए बेटे से मेरा क्या ताल्लुक? कुछ दुश्मनी ऐसी होती है जो वक्त को भी निकल जाती है। अक्सर सच बोल, तूने फैजल को कहाँ छिपाया है और क्यों उठाया उसे? साहब अगर ये शिकायत अमरीन ने दर्ज कराई है ना, तो वो जरूर गांजा मांजा फूकने लगी है। और अगर आप उस पर यकीन कर रहे हैं तो पता नहीं आप क्या फूक करके बैठे। बताइए उस चांद पर है जहां बैठकर तू पुलिस के साथ बदतमीजी करेगा और हम चुपचाप सुनते रहेंगे? उठाकर दिल्ली लाऊं क्या तुझे? साहब आप इल्जाम में तो इतना भद्दा लगा रहे हो। अमरीन से निकाह के 9 महीने बाद हमारा अशफाक पैदा हुआ। अशफाक 4 महीने का नहीं होता कि अमरीन ने तलाक मांगी। इन 11 सालों में वो अशफाक को बीच बीच में फोन करती रही, कभी कदार मिलने भी आती रही है। साहब मेरा दूसरा निकाह हो गया, जैसा कि अमरीन का यूसुफ के साथ हो गया। अगर हमें पता चला कि तू हमसे झूठ बोल रहा है? ओ साहब सच पूछी जाकर के उस अमरीन से, बड़ी मतलबी है वो, उसे कोई तीसरा मिल गया होगा, इसलिए अपने दोनों बच्चों से पल्ला झाड़ने के लिए फैजल के गायब होने का नाटक कर रही है। आप अमरीन से बात कर रहे थे? अब खुदा के लिए तुम शुरू मत हो जाओ। अमरीन से नहीं, पुलिस से बात कर रहा था। पुलिस? अमरीन का बेटा फैजल गायब हो गया और पुलिस मुझ पर शक कर रही है। कहीं आपने कुछ किया तो नहीं? सर, अमरीन को फोन किया था। वो कह रही थी कि उसके साथ जो लड़का था जीतू, उसने मोहल्ले के हर घर को तलाशा है, हर बच्चे से पूछा है, लेकिन किसी ने भी फैजल को नहीं देखा है। मुझे ये मामला सीरियस गड़बड़ी वाला लगता है। एक 8 साल का बच्चा 2-2:30 बजे अपने घर से निकलता है। बाय अम्मी। और इस वक्त रात के 11 बज चुके।
अब बच्चे की कोई खबर नहीं। सर अमरीन का पहला पति मंसूर कुरैशी, मैंने उससे भी बात की है, बदायूं में रहता है। अमरीन के साथ बहुत ज़्यादा टच में नहीं है, कभी कभार फ़ोन होता है दोनों के बीच, पर अमरीन साल में 1-2 बार अपने बेटे से मिलने के लिए बदायूं जाती है, बस इतना ही। और ये मंसूर कुरैशी यहाँ कभी नहीं आता? कह तो रहा है कि कभी नहीं आता। ओ साहब, जो कुछ बोलना था सब बोल दिया मैंने, अब क्यों बंद करके रखा है मुझे? फैसल मेरा बेटा है, मेरा अपना खून है, मैं उसका बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। बहुत प्यार करता हूं मैं उससे। साहब, मैं कह रहा हूं अमरीन ने सब कुछ किया है, मतलब उसका है, मतलब ही मुझे साबित करने में तुली है। सर फैजल की तस्वीर सारी पेट्रोलिंग टीम में सर्कुलेट करवा दी है। और फिरौती के लिए अभी तक कोई कॉल नहीं आया, राइट? अभी तक तो नहीं। अमरीन का फोन सर्विलेंस पर है। सर एक बात है जो मुझे समझ में नहीं आ रही, अमरीन किराए के कमरे में रहती है, बच्चे को पालने के लिए सिलाई का काम करती है, किसी को उससे क्या फिरौती मिलेगी? फिरौती के लिए ना सही, लेकिन हमें गुमराह करने के लिए कोई ना कोई कॉल जरूर आ सकता है। मामला बहुत सीरियस है राजेश, बच्चा कहाँ होगा? वो रात अमरीन की जिंदगी की सबसे लंबी रात थी जो उसने जाग कर बिताई अपने बच्चे की फिक्र में। यूसुफ भी रात भर एक लम्हा नहीं सो पाया। जिल्लत और गुस्से ने उसे घेर रखा था। उस पर उसी के बच्चे के अपहरण का शक किया जा रहा था। रात भर 8 वर्षीय फैजल की कोई खबर नहीं थी और सुबह की पहली किरण के साथ साथ जो खबर आई वो बदबू में लिपटी उसी डर को सच साबित कर रही थी जिसके बारे में कोई सोचना भी नहीं चाहता था। सर फैजल की लाश मिली है। कहाँ? जहां से मोहल्ला शुरू होता है सर, वहीं एक कचरे का डंप है, उसी में। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डेथ कितने बजे हुई होगी? खाना खा के निकला होगा क्योंकि पेट में खाना पचा नहीं था। हमारे पास डेड बॉडी सुबह 8:30 बजे आई। उसकी लगभग 18 घंटे पहले डेथ हुई होगी। कल 2 से 3 के बीच में? हाँ। फैजल तो आया ही नहीं खेलने, इसीलिए मैं उसके घर गया उसे बुलाने। फिर उसकी मम्मी आई थी मैं पूछने, हमने ने तभी कहा कि फैजल आज आया ही नहीं खेलने। अगर फैजल तुम लोगों के साथ खेलने के लिए नहीं आया तो कहीं और गया होगा ना खेलने। कुछ पता है कहाँ गया था? कुछ दिन पहले उसके पापा आए थे यहाँ, तब फैजल कह रहा था कि बहुत जल्दी वो उसकी मम्मी के साथ उसके घर जाएगा, आगरा। तुझे पता है इस बार अब्बू कह रहे थे कि वो अम्मी को मना कर ही रहेंगे, फिर मैं, मेरी बहन महर, अम्मी और अब्बू आगरा में साथ साथ रहेंगे। अच्छा, जिस दिन फैजल ने अपने पापा की दी हुई चॉकलेट्स तुम्हारे साथ शेयर की थी, तो क्या उसी दिन उसके पापा उसके पास वापस लौट कर आए थे? क्या अमरीन? याद नहीं। नहीं, मुझे नहीं लगता वो वापस लौट कर आए थे। सर, ये अमरीन बात करने की हालत में नहीं लग रही। आपने फैजल के बारे में अच्छी तरह से पूछा था? एक घर में जाकर पूछा, जितने बच्चे थे सबसे सवाल भी किया, पर समझ नहीं आ रहा है कि बिना किसी के देखे सुने ये सब कैसे हो गया। बच्चा इसी मोहल्ले में मारा गया है सर। और शायद दोपहर में उसके बाद बच्चे की लाश को लाकर इस कचरे के डब्बे में फेंका गया हो। लाश को शायद दोपहर में ना फेंका गया हो सर। भीड़ वाला मोहल्ला है, थोड़ा मुश्किल होता है। सामने एक चाय वाला है, उससे भी बात की है मैंने। वो सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक दुकान में ही रहता है। और उसने कुछ नहीं देखा? जी नहीं सर। तो लाश को देर रात को या फिर सुबह बहुत जल्दी फेंका गया कचरे में, जब कोई देख ना सके। इसका मतलब है कल तकरीबन दोपहर के 2 बजे से लेके देर रात तक, या फिर आज सुबह अर्ली मॉर्निंग तक लाश इस मोहल्ले के ही किसी घर में थी। एक काम करो, इस मोहल्ले के सभी घरों की डिटेल इंक्वायरी करो, सबका प्रोफाइल बनाओ, और वो यूसुफ इलियासी उसके फ़ोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ। पता करो इस मोहल्ले में वो कौन है जो उसके साथ फ़ोन पर बात कर रहा था।
बहुत ही जबरदस्त खुन्नस रही होगी तेरे अंदर जो तुमने अपने ही बेटे का कत्ल कर दिया। सुबह से आपके आदमी डंडे पे डंडा लगाए जा रहे हैं, पूछ रहे हैं मोहल्ले में मैंने किसके घर में फैजल को मारा और लाश छुपाई। मैं फैजल को अपने साथ ले जाना चाहता था, प्यार से, जबरदस्ती नहीं साहब। मैं उसे मारूंगा कि आपको मोहल्ले में मेरे खिलाफ कुछ सबूत मिला साहब। मैं आपको सच बताता हूं, मेरा उस मोहल्ले में एक ही दोस्त था साहब, मेरा अपना बेटा फैजल। वो मेरी बीवी अमरीन, उसने मुझे कभी समझा ही नहीं साहब। आप जाओ उसे उठाओ और पूछो कहीं उसी ने तो नहीं मार डाला मेरे फैजल को। लेकिन वो क्यों मारेगी? अपनी कोख से जने बच्चे को वो क्यों मारेगी? कहीं उसे कोई और तो नहीं मिल गया? बेटी को तो पहले ही अपने अम्मी अबू के गले बांध दिया, बेटे को भी अपने रास्ते से साफ कर दिया साहब। उसे कोई तीसरा मिल गया होगा, इसलिए अपने दोनों बच्चों से पल्ला झाड़ने के लिए फैजल के गायब होने का नाटक कर रही है वो। अमरीन के पहले पति मंसूर ने भी तकरीबन ऐसा ही कुछ कहा था सर। कहीं ऐसा ही कुछ तो नहीं हुआ? मैडम, मुझे इस मोहल्ले में आए 3 साल होने को आए, लेकिन अमरीन के किसी चक्कर के बारे में कभी नहीं सुना। मोहल्ले में तो मैंने अमरीन के साथ किसी को देखा नहीं। आप वो कपड़े की फैक्ट्री में जाकर पूछिए ना, जहाँ के लिए वो सिलाई का काम करती है। अक्सर आना जाना तो होता था मैडम जी उसका। वो मर्दाना जगह है मैडम। एक मोहसिन भाई है एस्टेट एजेंट, वो मेरे पापा के पास अमरीन को लेके आए थे। 3 साल से रह रही है हमारे मकान पर। तलाक के बाद से अमरीन इस मोहल्ले में अकेली ही रहती है या कोई आता जाता रहता है? नहीं सर, मतलब मुझे कैसे पता होगा? मैं महीने में 1 दिन जाता हूँ अपना किराया लेने के लिए। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है जीतू, क्या अमरीन अपने बेटे का कत्ल कर सकती है? ये कैसा सवाल है सर? वो माँ है, जान से ज़्यादा प्यार करती थी फैजल से, वो ऐसा क्यों करेगी? सर, मोहल्ले में काफी लोगों से पूछा पर कोई कुछ नहीं बता पा रहा। सर, मैं उस गारमेंट फैक्ट्री भी हुई जहाँ पर अमरीन काम करती है, लेकिन वहाँ भी कुछ खास नहीं निकला। लगता है ये बच्चा फैजल इलियासी अपने घर से बाहर निकला ही नहीं। आप बताएंगे भी? आपको किस बात का शक है? अमरीन, अमरीन, ये सब क्या हो रहा है? तो कुछ क्यों नहीं बोलती? आपको लगता है कि मेरे बच्चे के कत्ल से ताल्लुक रखते हुए कोई भी चीज आपको यहाँ मेरे घर में ही मिलेगी? नहीं मिलेगी। आपके बेटे फैजल के कत्ल से ताल्लुक रखने वाली कोई भी चीज हमें इस घर में नहीं मिलेगी। फैजल को मैंने 9 महीने अपने पेट में पालकर पैदा किया, मेरा सब कुछ था वो। तो इस घर में आपको सिर्फ उसकी यादें ही मिलेगी, कोई सुराग नहीं मिलेगा। अमरीन जी, हमें यह शक है आपका बेटा फैजल दोपहर 2 बजे घर से निकला ही नहीं। सच है? झूठ है। 1:45 बजे वो स्कूल से आया, खाना खाया और 2 बजे खच्चे लेकर चला गया। आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं अपने बच्चे का गला दबाकर कत्ल कर दूंगी और उस नन्ही से जान को मैं कूड़ेदान में फेंक दूंगी। सर, घर तो क्लीन है, अगर कुछ भी होता तो छुपाना मुश्किल होता। लाश रात भर मोहल्ले में थी, अगले दिन निकाली गई सुबह। अगर फैजल वाकई अपने घर से निकला होगा तो उसके साथ रास्ते में कुछ हुआ होगा, यहां पहुंचने से पहले। 8 साल का बच्चा इसी रास्ते पर चला रहा था और उसके साथ यहीं कुछ हुआ होगा और वो अपने दोस्तों के पास पहुंचा ही नहीं। क्या हुआ होगा उसके साथ? 8 साल के मासूम बच्चे का इसी मोहल्ले में कहीं कत्ल हुआ और फिर उसकी लाश को इसी मोहल्ले के किसी घर में छुपा कर रखा गया देर रात तक, और अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले उसकी लाश को बाहर निकाला गया होगा और कचरे के डिब्बे में फेंक दिया गया होगा। सर,
अमरीन के ज़्यादातर कॉल्स फरीदाबाद में उसकी माँ के पास गए हैं, उसके बाद बदायूं में उसकी पहली शादी से बेटे अशफाक के पास, और कुछ कॉल्स कपड़े की फैक्ट्री के सुपरवाइजर को भी गए थे सर। ये बच्चा फैजल, हमारे पास इसकी मिसिंग कंप्लेंट आने से पहले ही इसका कत्ल हो चुका था। बुरा लगता है सर। वो महज 8 साल का था। कौन इंसान इतना जालिम हो सकता है, इतना मतलबी हो सकता है, जो एक 8 साल के मासूम बच्चे को मारकर कचरे के डब्बे में फेंक दे? सर, इस यूसुफ इलियासी ने अमरीन को धमकी दी थी। जो दर्द तुम दे रही हो ना मुझे अमरीन, कसम है तुम भी झेलोगी। अब फैजल की मौत से अमरीन को दर्द तो बहुत हुआ है। दर्द तो हमने भी यूसुफ को बहुत दिया, लेकिन अड़ा हुआ है। बार बार यही कह रहा है कि मैं बेकसूर हूँ। और अमरीन के खिलाफ भी हमारे पास कोई सबूत नहीं है सर। अमरीन का इससे क्या मतलब हो सकता है? लेकिन अमरीन के पहले शौहर मंसूर और दूसरे शौहर यूसुफ, दोनों का यही कहना है कि अमरीन का दिल अब किसी तीसरे पर आ गया हो। मतलब अफेयर? काफी सीक्रेट अफेयर होगा सर, क्योंकि पूरे मोहल्ले में और कपड़े की फैक्ट्री में किसी भी आदमी ने इस अफेयर की तरफ इशारा तक नहीं किया। फिर ये आशिक किसी तीसरी जगह से होगा, और ये आशिक मोहल्ले के जिस घर में रहता होगा वो घर खाली होगा, क्योंकि अगर उस घर में उसके अलावा भी कोई रहता तो उसे लाश की बदबू जरूर आती। पुलिस अब कातिल की दहलीज से सिर्फ एक कदम दूर थी। इतना तो तय था कि कत्ल मोहल्ले के ही किसी घर में हुआ था, और इसकी भी संभावना थी कि कातिल के घर में या बिल्कुल पड़ोस में शायद कोई रहता नहीं था, वरना लाश की बू जरूर पकड़ी गई होती। लेकिन हर जुर्म की एक बू होती जरूर है जो ज्यादा देर तक छुपाए नहीं छुपती, और इस केस में भी लाश की बू इस केस का सबसे तगड़ा हथियार साबित हुई। 100-150 लोगों के लिए हाल बहुत अच्छा है। ये लंच और डिनर भी बनाते हैं। आशुतोष जी। जी। अंदर आइए। आइए जी आइए। ये देखिए, पूरे 200 लोगों की कैपेसिटी है आशुतोष जी। आपने कहा था कि आपके पास कमरे भी हैं जहां पर लड़के और लड़की वाले अपनी सारी तैयारी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आइए दिखाता हूं। दूसरा रूम भी ऐसे ही है? बाप रे, कैसी बदबू आ रही है। कोई नहीं जी, मैं अभी साफ करा देता हूँ। लगता है अंदर कोई चूहा मरा होगा। आप शाम तक लौट के आइए, मैं एकदम पूरा साफ करा दूंगा। सर जी, मैं तो साफ सफाई वाले को बुलाने वाला था, पर कमरे में कंचे देखकर वो मुझे बच्चा याद आ गया। फैजल भी कंचे खेलने के लिए निकला था घर से। उस दिन आप घर पर आए थे इंक्वायरी करते हुए, तो कंचों की बात निकली थी, बस मैंने 2 और 2 मिला दिया। अब इसमें कोई शक नहीं कि कत्ल मोहल्ले में हुआ है और इस हॉल के कमरे में हुआ। और सर, हॉल भी उसी गली में पड़ता है जहां से होता हुआ फैजल रोज कंचे खेलने के लिए जाता था। जी, ट्रस्ट का हॉल है और मैं ट्रस्टियों में से एक हूँ। आपकी ट्रस्ट कमेटी का हेड कौन है? सूरज चंदेल, और ज़्यादातर उनका बेटा जीतू ही बैठता है रिसेप्शन पर। इस हॉल की सारी देखरेख वही संभालता है। आज वो कॉलेज गया हुआ है, इसलिए पार्टी का हॉल दिखाने के लिए आया था। राजेश, कातिल शायद उस वक्त से ही हमारी नाक के नीचे बैठा हुआ था जिस वक्त अमरीन हमारे पास अपने बेटे फैजल की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आई थी। ये क्या कह रहे हो रुपेश? मेरे सामने बात हुई है सूरज जी, पुलिस जीतू को उठाने गई है उसके कॉलेज। जीतू ऐसा क्यों करेगा? सिर्फ एक बार। जीतू महीने में सिर्फ एक बार किराया लेने आता था। जी। अब झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं, अब सच बोलने का वक्त आ गया। इस जीतू का तो वैसे ही मुरब्बा बनने वाला। तुम सोच लो तुम्हारा क्या हो, तुम्हारा इस जीतू के साथ क्या चक्कर है। 16 साल की थी।
जब मेरे अम्मी और अब्बू ने मेरा निकाह करवाया मंसूर से, उसकी अम्मी मुझे रोज पीटती थी। अक्सर पता ही नहीं चलता था कि खता क्या। फिर अशफाक पैदा हुआ। अशफाक की दुनिया में आने के बाद मैं मंसूर को छोड़कर अपनी अम्मी के पास चली। लोग ताने मारने लगे मुझे, कहने लगे कि मनहूस है, अपना शौहर नहीं संभलता, मेरा जीना मुश्किल कर दिया था फरीदाबाद। फिर मैं अपनी खाला के यहाँ आगरा रहने लगी। मंसूर का कहना था कि अगर अशफाक उसके साथ रहेगा तो ही मुझे तलाक मिलेगा। तभी तुमने अशफाक को मंसूर को दे दिया, क्योंकि तुम्हें यूसुफ पसंद आ गया था, है ना? हाँ, पहले 3 साल सब ठीक था। फैजल हुआ, मेहर हुई, उसके बाद यूसुफ ने शराब पीना शुरू कर दी। बहानों जैसे बोतल से शादी कर ली, तो मैंने उसे तलाक दे दी। अमरीन, तुम मेहर को भी यही लेके आ जाओ ना, ये हर बारी फरीदाबाद जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जीतू फैजल की परवरिश में ही मेरी हालत खराब हो जाती है। वो तो शुक्र है कि अम्मी और अब्बू है तो मेहर की देखभाल हो रही। लेकिन जब तुम मेहर को मिले फरीदाबाद जाती हो या अशफाक को मिले बदायूं, बहुत खाली खाली महसूस करता हूं मैं। अब क्या करें, मेरी जिंदगी वैसे भी बहुत खाली खाली और मजबूरियां भरी पड़ी है। जीतू एक तरीके का हमदर्द था, दोस्त था, आशिक भी था। हाँ था। मुझे उसका घर आना पसंद था, उसकी बातें पसंद थी, पर मैं जानता हूं तुम्हारी जिंदगी का पर क्या था। तुम्हारा पर था फैजल, ये तुम्हारे और जीतू के बीच की दीवार थी, रास्ते का कांटा था। ऐसा कुछ नहीं था साहब। जीतू और फैजल की बहुत अच्छी जमती थी, दोस्ती थी उनकी। इसलिए फैजल बेझिझक होकर जीतू के साथ चला गया। फैजल अपने घर से दोस्तों के साथ खेलने के लिए निकला था, लेकिन बीच रास्ते में ही उसे मौत मिल गई। बोल, तुमने फैजल को क्यों मारा? बोल। अब मैं जा रहा हूँ। बाय अम्मी। बाय। जीतू भैया, पता है कल मैंने 20 कंचे जीते थे। अरे वाह, क्या बात है। वैसे मैं तुम्हारे घर ही आ रहा था, जरा चलना मेरे साथ, एक काम है तेरी अम्मी का। अभी नहीं, बाद में आओ जीतू भैया। देखते दोस्त भी नहीं आया अभी तक। मेरा काम सिर्फ 2 मिनट का ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। चल आजा, नाटक मत कर। कोई नाटक नहीं जीतू भैया, चलिए। उसने तुझ पर भरोसा किया था। एक छोटे से बच्चे ने तुझे अपना दोस्त समझा था, और तूने उसका मर्डर प्लान कर रखा था। अमरीन, जब तुम जीतू के साथ यहाँ कंप्लेंट लिखवाने आई थी, उस वक्त तुम्हें यह बात मालूम थी कि तुम्हारे बेटे फैजल की लाश उस मैरिज हॉल के कमरे के बेड के नीचे पड़ी हुई है। नहीं सर, मुझे नहीं मालूम था, और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जीतू ये सब कर सकता है। जीतू ने ही फैजल का कत्ल किया, और यही हकीकत है। मैंने सुबह के 4 बजे लाश को हॉल के रूम से बाहर निकाला। हाँ साहब, जीतू के साथ मेरे जिस्मानी संबंध थे। अकेली रहती थी, 2 शोहरों से तलाक हो चुका था। 28 साल की हूँ, मेरी भी जरूरतें हैं, लेकिन जीतू के साथ शादी करने के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। ऐसा कोई इरादा नहीं था जिसके चलते मैं जीतू के साथ मिलकर अपने बच्चे को मारने की साजिश करूं। लेकिन जीतू को लगने लगा था कि तुम पर उसका हक है। डर गया था, उसे लगा कहीं फैजल की खातिर तुम उसे छोड़कर वापस अपने शौहर
यूसुफ के पास ना लौट जाओ। मुझे मालूम था कि यूसुफ को ज्यादा दिलचस्पी फैजल में थी। वो सिर्फ मेहर के लिए अमरीन से नहीं जुड़ता। मुझे लगा अगर फैजल रास्ते से हट जाएगा तो अमरीन मेहर को फरीदाबाद से यहां लाएगी और हमेशा के लिए यही रहेगी। क्या अमरीन भी तुम्हारे साथ इस कत्ल में शामिल थी? उसने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि मेरे बच्चे को मारकर वो मुझे हासिल कर लेगा? मेरे बच्चे को मार डाला उसने। पागल है जीतू। पागल। और ये सभी खूनी अक्सर मासूम लोगों की लाशों पर बैठकर अपनी प्रेम कहानियां लिखते हैं, मासूम लोगों के खून की स्याही से। कायर, डरपोक, नन्ही से जान को मार के तुझे लगा कि तू मुझे पालेगा। क्यों मारा मेरे बच्चे को तूने? क्यों मारा मेरे बच्चे को तूने? मेरे नुकसान में करके क्यों मारा तूने मेरे बच्चे को? क्यों मारा मेरे बच्चे को? क्यों मारा मेरे बच्चे को? अब मैं क्या बोलूं? खून ही गंदा निकला मेरा। अमरीन, मुझे उन दिनों के लिए पछतावा है, लेकिन मैं अब तुम्हारी और मेहर की अच्छी देखभाल करूंगा। इंशाअल्लाह शायद फैजल फरिश्ता बनकर हमारी जिंदगी में फिर लौटे। अमरीन, मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। मैं अम्मी के साथ फरीदाबाद जा रही हूँ। वहीं पर मेहर की परवरिश करूंगी। तुम्हें अगर मेहर से मिलना हो तो आ जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मुझे अब्बू अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जीतू को आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है और साथ ही उस पर धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के चार्जेस भी लगाए गए हैं। फिलहाल वो जुडिशियल कस्टडी में है और मुकदमा अभी अदालत में दाखिल हुआ ही है। बेटे की मौत ने अमरीन को तोड़ दिया और अब वो अपने माता पिता और अपनी बेटी मेहर के साथ अपने गांव में ही रहना चाहती है। फैजल का कत्ल करने में जीतू का बड़ा ही अजीब और विकृत मतलब था। जीतू द्वारा फैजल का कत्ल अमरीन को अपने पति के पास जाने से रोकने और उसकी बेटी को ननिहाल से अमरीन के पास वापस ले आने के मकसद से किया गया था। एक 21 साल के युवक के लिए यह बड़ा ही विचित्र मतलब था, एक बच्चे का मर्डर करने के लिए। मतलबी इंसान अक्सर ये भूल जाता है कि खुदगर्जी और स्वार्थी मतलब से उठाए गए कदम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। ये सिर्फ मासूमों की जिंदगी में खलबली मचाते हैं और मतलबी इंसान को भी तबाह कर देते हैं। मुजरिम का जो भी मतलब हो, लेकिन कानून में रत्ती भर का मतलबी पना नहीं होता। कानून का सिर्फ एक ही मकसद होता है, गुनहगार को उसके गुनाह के मुताबिक सजा देना। फिर मुलाकात होगी कल रात एक और नए केस के साथ सीआईडी के एपिसोड के बाद। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।